खुद आ रहा है ना। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंजू जी, ग्लैड टू बी हियर। अब तो फैसला हो गया कि आपकी लड़ाई सीधे सीधे नई दिल्ली में केजरीवाल साहब से होनी तय हो गई है। जी, हमने तो पहले ही बोला है कि भ्रष्टाचारी को भगाना है, दिल्ली को बचाना है। अंजू जी, इस वक्त मैं बीके दत्त कॉलोनी बी 105, जो कि हमारा नई दिल्ली विधानसभा का भारतीय लिबरल पार्टी का ऑफिस है, और बड़े उत्साह के साथ पिछले 3 महीनों से हम लोग जनसंपर्क में जुटे हैं, मैं और मेरी पूरी टीम जी। और यकीनी तौर पर लोग लगातार हमें ये बताया गया कि पिछले 10 सालों से इनका विधायक यानी कि माननीय अरविंद केजरीवाल यहाँ पे कभी आए नहीं, और ये भी र्यूमर्स थे यहाँ पर कि केजरीवाल की हिम्मत नहीं है कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। उनकी वाइफ सुनीता यहाँ पर आती थी और क्लस्टर्ड एरियाज में, बाकी इलाकों में जाके दबे पांव आती थी और देखने की कोशिश करती कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और हमने चैलेंज किया हुआ था अरविंद केजरीवाल को कि जहां से चुनाव लड़ेंगे केजरीवाल, वहीं से ताल ठोकेंगे डॉक्टर मुनीश। अंततः मुझे खुशी है इस बात की कि भ्रष्ट केजरीवाल ने इस चैलेंज को स्वीकार किया। उनका कंपल्शन था ये, क्योंकि वो किस मुंह से यहां से भाग के जाते, उनके पास ऑप्शन नहीं था। सेफ सीट ढूंढने के चक्कर में थे वो, नहीं मिली नहीं सेफ सीट, इसलिए अंततः उनको यहां पे आना पड़ा। और दिल्ली से हम लगातार यही पूछते जा रहे हैं, दिल्ली की जनता, नई दिल्ली विधानसभा असेंबली नंबर 40 कि कब तक सहोगे एक निकम्मे एमएलए को, एक ऐसा व्यक्ति जिसने काम नहीं किया, क्योंकि पिछले 10 सालों में यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ अंजू जी। ऑन टॉप ऑफ दैट, एक जो पॉइंट इसमें जो कि स्टैब्लिश करेगा जो मेरे इस स्टेटमेंट को, बिकॉज इट्स नॉट ए पॉलिटिकल रेटरिक, ये नहीं कि मैं जस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट दे रहा हूं। लगातार यहां पर एमएलए फंड को भी यूटिलाइज नहीं किया गया, जनता के काम नहीं हुए। अभी कुछ भाई आए हुए थे, यंग लोग, युवा साथी, एनडीएमसी से उनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा मंदिर के लिए। वाल्मीकि समाज के युवा साथी थे, लगभग 40 लोग आए थे। उनके पास उनका एक मंदिर है सड़क के किनारे इसी इलाके में, वहां पर बिजली का मीटर नहीं लग रहा, क्योंकि वो एनडीएमसी रिश्वत मांगती है जब पैसे मतलब लगवाने के लिए एप्लीकेशन। तो इस किस्म के व्याप्त कई किस्म के यहाँ पे अफरा तफरी, काम न होना, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ टास्क्स। जी। पर सर, अरविंद केजरीवाल चलिए चुनाव लड़ने को तैयार हो गए, बीच में तो हमको और उन्होंने ये फैसला लेकर एक साथ कई निशाने कर दिए, लग रहा था कि अपनी पत्नी को उतारेंगे, भगौड़े बन जाएंगे। तो सिसोदिया को तो भगौड़ा बना दिया, सिसोदिया को तो पटपड़गंज से उखाड़ के जंगपुरा में लड़वा दिया, खुद तो वो नई दिल्ली में डटे हुए हैं। तो सिसोदिया की इमेज तो खराब हो गई ना, कि वो काय को भागे पटपड़गंज से। और केजरीवाल को क्यों लगता है कि नई दिल्ली से वो जीत जाएंगे? आपने जैसे बताया कि इलाके के लोग कह रहे हैं कि एमएलए फंड तक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, वहां पर काम ही नहीं हुआ है, तो फिर तो केजरीवाल आ बैल मुझे मारी कर रहे हैं यहाँ पर रहकर। केजरीवाल के पास ऑप्शन नहीं था कुछ। मनीष सिसोदिया के, अगर आप उनकी हिस्ट्री को देखेंगे तो मनीष सिसोदिया का साथ इन्होंने छोड़ दिया था काफी समय पहले, जब शराब घोटाला के पिता में तो अरविंद केजरीवाल है, और मनीष सिसोदिया पर उसकी हिट आई, सबसे पहले उनको गिरफ्तार किया गया। आप उसमें ये देखिए कि जो पैरवी, उनकी लीगल पैरवी के लिए अपने तो बड़े बड़े वकील लगा लिए, बड़े से मतलब खूब मोटा मोटा पैसा दिया, जनता का पैसा दिया, जनता के पैसों से लीगल अपनी उन्होंने पैरवी करवाई उन्होंने अपने शराब घोटाले के एक्यूजेशंस में। लेकिन मनीष सिसोदिया को उन्होंने बेसहारा छोड़ दिया उस एंगल से। फिर उसके बाद जैसे ही वो जेल से निकल के आए और उसके बाद यहाँ पर आए, तो उनको बेसिकली उनकी शहादत देने का इनका मन है। वो चाहते नहीं कि मनीष सिसोदिया किसी भी प्रकार से उभर के आए, इसलिए उनको डिस्पैच कर दिया गया। ये सच्चाई है। वास्तविकता तो ये भी है कि पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया किसी भी हालत में जीत नहीं सकते थे, क्योंकि इन्होंने काम किसी भी एमएलए ने नहीं किए पिछले 10 सालों में। लेकिन इसके माध्यम से वो ये कोशिश करने की फिराक में है सॉरी, कि वो इस बहाने शायद उनका पॉलिटिकल वध यानी कि पॉलिटिकल मर्डर कर दिया जाए। जंगपुरा इज नॉट ए सेफ सीट फॉर मनीष सिसोदिया। जंगपुरा
पिछले बार प्रवीण कुमार इसलिए जीत गए क्योंकि उस वक्त ठीक है भाई, आंदोलन के नाते निकले हुए लोग हैं, तो कुछ साथ दिया उन्होंने। बट इस वक्त जंग पूरा कि लोग भी बाकी अन्य सीटों की तरह काफी खिलाफ हैं जनता के, और इस बार कोई चांस नहीं है कि मनीष सिसोदिया जंगपुरा से जीत पाएंगे। सर, आपने जो पॉइंट उठाया ना कि अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया को बिल्कुल छोड़ दिया था अपने हाल पर, 17 महीने वो तिहाड़ जेल में रहकर आए हैं। और इस बात को स्वाति मालीवाल ने भी उठाया था, आपको याद होगा, जब विभव कुमार को लेकर बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था, गिरफ्तारी देने के लिए केजरीवाल चल पड़े थे बीजेपी मुख्यालय की तरफ, अंतरिम जमानत पर आए हुए थे। तो उस वक्त भी स्वाति मालीवाल ने कहा था इतनी मशक्कत अगर वो सिसोदिया के लिए कर लेते तो सिसोदिया कब के बाहर आ जाते। लेकिन उनके लिए इस तरह का आंदोलन नहीं किया गया, बल्कि सत्येंद्र जैन के लिए भी नहीं किया गया, लेकिन विभव के लिए किया गया था। तो वहीं से समझ में आ गया था कि केजरीवाल एक तरह से कन्नी काट रहे थे सिसोदिया से। एग्जैक्टली, विदाउट एनी डाउट। प्लस विभव कुमार एवं स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के काफी राज को भी जानती है। ये उनकी पॉलिटिकल लायबिलिटी भी है, उनपे पॉलिटिकल कंपल्शंस है। विभव कुमार ने जो सारे जो अंडर द बेल्ट काम करने होते हैं वो विभव कुमार के माध्यम से करवाए। ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज में 2019 में 5 साल पहले कुमार विश्वास ने जिस प्रकार से विभव कुमार का कैरेक्टराइजेशन किया, जिस प्रकार से उनके पर्सनैलिटी और उनके जो उनके काम धंधे का समझाया, वो ही उसी से समझ आ जाता है कि विभव कुमार कितनी बड़ी मतलब एक हेल्प थे इसी किस्म के, जैसे अंडरवर्ल्ड के डॉन होते हैं ना, उसी ढंग का काम करवाते थे केजरीवाल उनसे। तो अगर विभव कुमार की वो हिफाजत न करते तो उनके लिए बहुत बड़ी पॉलिटिकल लायबिलिटी है। सेम अप्लाइज टू स्वाति मालीवाल, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल का परिवर्तन के समय से साथ दिया जब एनजीओ थी। हाँ, एनजीओ थी, उसके बाद उनका हेल्प भी किया, और उसके बाद उनको नेचुरली वुमेन कमीशन में भी उनको जगह दी गई। बट जिस प्रकार से राज्यसभा की सीट के लिए स्वाति मालीवाल का सेक्रीफाइस करने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने, वो ब्लेटेंटली गलत था। और ये भी शो करता है कि उनके अरविंद केजरीवाल वुमेन के प्रति कितना डिसरिगार्ड रखते हैं। तो ये तो दोनों पॉलिटिकल लायबिलिटीज है। लेकिन जहां अगर आप देखिए सीटों के आवंटन पे भी अभी देखिए कि किस प्रकार से कैंडिडेट्स को मतलब सीटें दी गई है। आज पूरी 70 सीटों पे इनके कैंडिडेट्स अनाउंस हो चुके हैं। चौथी लिस्ट थी। पहली 3 लिस्टों से स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने टिकटें बेची। जहां पे टिकट बिक सकी उन्होंने बेची। वहां पे नॉन परफॉर्मेंस का मुद्दा बनाया गया। ये बोला गया कि हम टिकटें देने का जो हमारा वो मैकेनिज्म या बेसिस होगा वही होगा कि एमएलए ने टास्क किया, काम कितने किए। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में कहीं भी काम नहीं हुआ पिछले 10 सालों में। ये तो जनता यहाँ पे अच्छी तरह जानती है, बिल्कुल तैयार बैठी है इस वक्त इनको यहां से भगाने के लिए। लेकिन इन्होंने मुद्दा ये बनाया कि हम तो जिस एमएलए ने अच्छा काम किया होगा उसको टिकट देंगे। तो पहले 3 लिस्टों में बेसिकली बेची हुई टिकटों की लिस्ट निकाली गई। एक हफ्ते पहले ज्वाइन करवाया, एंड बिल्कुल टाइमली मैनर में जो भी एक धनपति है, एक थैली शाह मनी बैग इनके पास आए, उसको टिकट दी। अब चौथी लिस्ट जो आज फाइनल लिस्ट निकाली है उसमें कस्तूरबा नगर से बिल्कुल इसी प्रकार के एक व्यक्ति आए हैं, रमेश पहलवान जी, रमेश पहलवान। तो वो भी कुछ घंटे पहले उन्होंने पॉलिटिकल मतलब आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, उनकी पत्नी ने भी ज्वाइन किया और टिकट मिल गए। मदन लाल को वहां पे बलि का बकरा बना दिया गया, मदन लाल को, जबकि मदन लाल 2015 से पहले ही आ चुके थे आम आदमी पार्टी में। तो ये है, तो जहां टिकटें बिक सकी बेची। लेकिन आज की लिस्ट में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है जी कि ऐसे काफी नॉन परफॉर्मिंग एमएलए को टिकट दी गई है। बेसिकली उनको बकरा बनाया जा रहा है, उनकी बलि दी जा रही है। सत्येंद्र जैन शक्लूर बस्ती में पिछले बार बिल्कुल थिन मार्जिन से जीते थे, लगभग इलेक्शन हार चुके थे। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने न तो दिल्ली की जनता के लिए काम किया, मोहल्ला क्लिनिक ठप पड़े, साथ ही साथ वो एक्यूज होकर जेल में गए। फिर जेल में जाके भी कुछ ऐसे मुद्दे उठे कि जेल की सुविधाओं को उन्होंने मिसयूज किया। वीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिल रहा था, मसाज हो रही थी, क्या क्या नहीं हो रहा था जी। और हवाला कांड में वो फंसे हुए। तो शकूर बस्ती की जनता किसी भी कीमत पर सत्येंद्र जैन को वोट नहीं देने वाली। और साथ ही साथ अंदर की बात यह है कि सत्येंद्र जैन बिल्कुल एक टूट चुके अंदर से। उनकी हेल्थ के इश्यूज हैं, इतने समय जेल रहे कि वो टोटली डीमोरलाइज हो गए। तब केजरीवाल जी कहां थे उनको बचाने के लिए? तो अब उनको टिकट दे के बेसिकली उनको आउट किया जा रहा है।
उसी प्रकार से कई एमएलए इसमें ऐसे। अमानतुल्लाह खान को भी तो मिल गया है ना टिकट। एब्सोल्युटली अमानतुल्लाह खां ओखला से। हाँ। गुंडाई उनकी इमेज है, एक गुंडे की इमेज है। उन्होंने काम भी ऐसे किए वहां पे। वक्फ बोर्ड में उन्होंने घोटालेबाजी की, यानी कि रिलीजियस बॉडी का पैसा एक मुस्लिम एमएलए अपने ही वक्फ बोर्ड का पैसा खा गया। कई मौलवीज हमें यहाँ बताते हैं, कई मौलवीज हमें कई इलाकों के, दिल्ली के कई इलाकों के बताते हैं कि उनकी कई, किसी की 6 महीने से उनका जो भी उनको थोड़ा बहुत स्टाइफंड मिलता है वो नहीं मिला, किसी को 2 साल से। मौलवीज कोई ऐसा कोई हाईली पेड जॉब तो है ना, उसके ऊपर आप उनकी जो भी स्टाइफंड या उनको जो रिन्यूमरेशन मिलता है उसको रोक के बैठ जाए, एंड टॉप ऑफ दैट आप वक्फ बोर्ड का पैसा अपने कामों के लिए लगा लें, तो इससे बड़ा मतलब नॉन रिलीजियस अधार्मिक काम क्या हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को बताइए कौन कौन वोट देगा। प्लस ओखला के अलावा बाकी भी ऐसी सीटों पे आप देखिए, उत्तम नगर से देखिए बालियान, नरेश बालियान, जिन्होंने गुंडागर्दी, मतलब सबसे बड़े गुंडे आम आदमी पार्टी में कोई उभर के आते हैं जिनका सबसे पहला नाम लिया जाए तो नरेश बालियान इज वन ऑफ देम। अब उनकी सर पत्नी को अभी उनका ऑडियो तो, उन्हीं का ऑडियो जो था लीक हुआ था ना, किसी गैंगस्टर से बात कर रहे थे लंदन में बैठे हुए। जी एग्जैक्टली। और उनकी छवि शुरू से ही ऐसी है। वो तो नॉन वहां पे उनके काफी पैसा उन्होंने बनाया हुआ है वहां पे प्रॉपर्टीज के माध्यम से, और गुंडाई की राजनीति करते हैं। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में इस प्रकार की गुंडाई की राजनीति कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, लेकिन उन्होंने की है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उनको शय दी हुई थी, अरविंद केजरीवाल ने। अब उनकी टिकट काट उनकी पत्नी को देने से क्या हो जाएगा बताइए। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जिसका विरोध हम करने आए थे आम आदमी पार्टी के माध्यम से, कभी, मैं तो शुरू से अलग हो गया था बाद में जल्दी ही, बट आम आदमी पार्टी और अन्ना आंदोलन जिस ढंग से चला था, तो देश में भ्रष्टाचार मिटाना, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हटाना, हाई कमांड कल्चर खत्म करना, व्यवस्था परिवर्तन की बातें की गई थी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बातें। अब देखिए आप इनके तमाशे। पर सर ताज्जुब की बात यह है कि जैसे जो विधानसभा अध्यक्ष है रामनिवास गोयल, उनका टिकट काट दिया गया, फिर उसके बाद दिलीप पांडे का टिकट काट दिया। कितने सारे लोगों ने खुद ही कहा कि हम चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे, जब उनको समझ में आ गया कि उनके टिकट कट रहे हैं। वो अब्दुल रहमान चले गए कांग्रेस में। लेकिन ये देखिए कि जो इनर कोटरी है अरविंद केजरीवाल की, सौरभ भारद्वाज, अब जो सीएम है आतिशी मारलेना, सत्येंद्र जैन, अब देखिए इन सबके टिकट इंटैक्ट है। इनको उन्हीं जगहों से खड़ा कर दिया जहां से खड़े होते आए हैं, सिवाय सिसोदिया के। एग्जैक्टली तो मैं तो पहली बात मानता नहीं कि इनकी कोई इनर कोटरी है इनकी। इनकी कोटरी समय समय पे 2-3 लोगों की होती है, वो बदलती रहती है। यदि आप इनकी पिछले 12-14 सालों से मैपिंग करेंगे केजरीवाल जी की, तो इनका इस किस्म का कोई है नहीं स्टैब्लिश्ड कोटरी जो इनके साथ हमेशा खड़ा हो। लेकिन मनीष सिसोदिया को जिस ढंग से टिकट देके वहां से हटा के बदला गया है, दैट शोज कि वो किसी भी एक व्यक्ति को पनपने नहीं देंगे। आतिशी और सौरभ भारद्वाज आउट ऑफ कंपल्शन इनको लेने पड़े, तब इनके पास लोग ही नहीं थे वहां पे। जब जेल में चले गए अरविंद केजरीवाल, तो जिम्मेदारी किसको देंगे? सुनीता केजरीवाल को बैठा देते तो बैकफायर हो जाता सारा, बैकलैश बड़ा जबरदस्त मिलता पब्लिक का भी, और एमएलए में विधवा हो जाता। तो उस विधवा को, उस रिवोल्ट को इनको कंटेन करना था। प्लस किसी भी राज्यसभा के सांसद ने इनका साथ नहीं दिया, भगवंत मान तक ने साथ नहीं दिया इनका, एक दूसरे स्टेट में जो इनकी गवर्नमेंट है। तो कुल मिला के अलग थलग पड़ गए थे, अकेले थे। ऐसी सिचुएशन में आतिशी और सौरभ भारद्वाज को इंडक्ट करना पड़ा इनको। अदरवाइज ये कोई उनके कोई इनर कोटरी के नहीं है, वो ड्रामेटिस्ट हैं, ड्रामेटिक पर्सनैलिटीज हैं। आतिशी आप जानते हैं, सब जानते हैं। और सौरभ भारद्वाज, सिचुएशन ऐसी पैदा होती गई, पहले पार्टी के स्पोक्स पर्सन बनाए गए। यदि आप सौरभ भारद्वाज को देखें, क्योंकि मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं, और ग्रेटर कैलाश से वो 3rd टाइम एमएलए बने। वो मैं पहली बार जब चुनाव होता हूं तब भी मैं उनके साथ मैंने कैंपेनिंग की थी, मैं उनका इनफैक्ट कैंपेन संभाला भी था मैंने। तो ऐसे, या सोमनाथ भारती को देख लीजिए, इनको इस किस्म के लोग चाहिए ही नहीं थे कभी। सौरभ भारद्वाज को धीरे धीरे जब इनको पहली बार इनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया, जब 28 एमएलए बने, 49 डेज गवर्नमेंट थी, तो आपको ध्यान होगा कि सौरभ भारद्वाज को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया। अगले 2 क्योंकि तब डीटीसी वालों को लिखित में आश्वासन इन्होंने दिया था, मतलब कि ये बात है जनवरी या फरवरी 2000
15 की जब लिखित में आश्वासन दिया और बोला कि हम 1 महीने में आप सबको पक्का कर देंगे, रेगुलराइज कर देंगे, ये वादा उन्होंने ही तो किया था डीटीसी के संविदा के कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी उनके साथ। जी, तो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, फिर मैं इस पे आऊंगा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज के मुद्दे पे। तो सौरभ भारद्वाज ने 49 डेज गवर्नमेंट में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया गया, उसके बाद क्यों नहीं बनाया गया? वो तो अक्सर मुझे बताते भी थे कि डॉक्टर साहब हमें कहाँ जगह देंगे ये लोग। फिर सिचुएशन ऐसी पैदा होती गई कि उनको एज ए स्पोक्स पर्सन लेना पड़ा, और उसके बाद सिचुएशन ऐसी बनी कि जिसमें उनको कुछ फेसेस तो चाहिए थे। सो मैं नहीं मानता कि वो किसी भी प्रकार से कोटरे का हिस्सा। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज या अस्थायी कर्मचारियों के मुद्दे को आपने अच्छा उठाया। देखिए, पिछले 10 सालों में दिल्ली की जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वो ये है कि किसी भी प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों को राहत नहीं दी। आप गेस्ट टीचर्स का मसला देख लीजिए, परिवहन मंत्रालय में देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में डीटीसी एम्प्लॉयज, या इवन जो बस मार्शल्स का मुद्दा है, बाकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट में आप देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज, ये मुद्दे पे लगातार आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट फेल हुई है। इन्होंने प्रॉमिस किया था लॉफ्टी, लेकिन उनकी राहत के लिए कोई भी काम नहीं किया। इवन परमानेंट जॉब्स जो है टीचर्स की, वो नहीं भरी गई। तो ये सबसे बड़ा ये दुर्भाग्य है। प्लस अरविंद केजरीवाल ने अभी किसी एक मेन स्ट्रीम टीवी चैनल पे अभी 2-3 दिन पहले बोला, अब देखिए टोन देखिए, मैं मानता हूं कि काम नहीं हुए, यमुना साफ नहीं हुई, ये नहीं हुआ। अब देखिए, मतलब अभी भी यहाँ पे लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। जब 3 बार आपको देख लिया, आपके निकम्मेपन को देख लिया, तो चौथी बार आप किस प्रॉमिस पे, किस बेसिस पे वोट मांग रहे हैं? सर, मेरे को तो एक बात समझ नहीं आती है कि वो इतनी साफ गोई से सफेद झूठ कैसे बोल जाते हैं। कैसे कह देते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिल रही हैं। कैसे आतिशी मार लेना आकर डीटीसी के कर्मचारियों को एक झुंझुना थमा देती हैं कि हम तो रेगुलर करने जा रहे हैं। अरे 10 साल में नहीं किया, 1 महीने में क्या कर दोगे? यानी कि चुनाव के बाद का वो वादा उनको भी थमा दिया गया। सर, मैं तो ये जानकर हैरान रह गई कि उनकी तनख्वाह 21,000 महीने और 29,000 महीने है। मतलब उनको 783 रुपए दिहाड़ी मिलती है। वो ड्राइवर और कंडक्टर जो दिन भर डीटीसी की बसों को दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाते रहते हैं, उनको दिन में सिर्फ 783 रुपए मिलते हैं। और उनमें से कितनों ने मुझे ये बताया कि उनकी पिछले 2 साल में 100 रुपए बढ़ोतरी हुई सैलरी में, कभी उनको 14 और 16 रुपए भी बढ़ाए गए। कैन यू बिलीव कि राजधानी दिल्ली की डीटीसी बस सर्विस है जो 10,000 करोड़ के घाटे में है, और फिर भी पिंक टिकट बांट बांट कर अरविंद केजरीवाल अपनी पीठ थपथपाते। एग्जैक्टली पिछले 10 सालों में दिल्ली स्टेट में गवर्नेंस के हिसाब से जो फेलियर हुआ है वो मतलब एक्सट्रीम लेवल का फेलियर है। ठेकेदारी प्रथा को इतना मजबूत किया गया यहाँ पे। आपने जो एग्जाम्पल दिया, ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ठेकेदारी प्रथा से इवन प्राइवेट जॉब्स के लिए पैसा देने को विवश लोग, करप्शन जिसको कहते हैं, क्योंकि उनको लगता है खाली बैठने से अच्छा तो कुछ तो पैसा मिले। 30-30 दिन, महीने में 30 डेज काम करना पड़ता है जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज है, और उनको मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलते। 12,000 से 18,000। एक महिला मुझे मिली, सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने बताया कि 18,000 पर मंथ, 30 डेज शी इज वर्किंग, विच कम्स टू 600 रुपीज पर डे। फैमिली को समय देने का तो मतलब कोई मतलब ही नहीं उठता ऐसी सिचुएशन में। उसके अलावा कमीशंस खाते हैं ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से, एमएलए से लेके मिनिस्टर्स से लेके सीएम तक। क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे देंगे, आउटसोर्स करेंगे जॉब्स को, तो उसमें क्या होगा कि जो पैरेलल जो सिस्टम चल रहा है इकोनॉमी का, उसके बेनिफिशियरीज ये चुने हुए मंत्री और सीएम है। साथ ही साथ इसमें रिलीफ लाने की कोई कोशिश नहीं करी। अब मैं नई दिल्ली विधानसभा की बताऊं, ये तो पूरे दिल्ली का आलम है। नई दिल्ली विधानसभा में एनडीएमसी है, एनडीएमसी की सर्विसेज भी ऑन सेल है। कल एक बहन मिली यहाँ पे हमें कैंपेन करते वक्त, उसने कहा कि हमें 3 महीने काम पे रखा जाता है, 3 महीने बाद जानबूझ के छुट्टी दे दी जाती है ताकि साल में हम सर्टेन ड्यूरेशन तक काम मत कर सके, क्योंकि अगर सर्टेन ड्यूरेशन तक आपने काम किया तो आपको काइंड ऑफ फिर वो हटा नहीं सकते। अच्छा, इस लेवल तक शोषण है सर। तो इस वजह से इन्होंने मतलब यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया हुआ एम्प्लॉइज को। सर, महिलाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल बड़ा राग अलापते हैं, मुफ्त में बसों में
उनको ट्रैवल करने की सुविधा तो दे रखी है, लेकिन ये 1,000 रुपए उनके खाते में आएंगे, फिर महंगाई बढ़ गई, हम 2,100 रुपए दे देंगे। अरे कब देंगे आप? मार्च में आपने वादा किया था, दिसंबर आ गया, अब तो एक हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और वो झुंझुना इन्होंने पंजाब की महिलाओं को भी थमाया था 2021 में, 2022 के चुनाव से पहले घोषणा पत्र में लिखा था, आज तक वहां की महिलाओं को एक पैसा उनके खाते में नहीं मिला। तो सर ये इतने सफेद झूठ कैसे बोल लेते हैं? एक बार भी आईने में नहीं देखते होंगे अरविंद केजरीवाल या आतिशी मार्लेना कि वो बोल क्या रहे हैं? जो ये अनाउंसमेंट इन्होंने अभी की कि हम प्रत्येक महिला को मोर देन 18 ईयर्स ओल्ड को 1,000 रुपीज पर मंथ देंगे, एंड सत्ता में आने के बाद फिर से चुने जाने के बाद 2,100 रुपीज देंगे। इससे बेसिकली ही शुड बी डायरेक्ट टू द कोर्ट, क्योंकि ये इलेक्शन प्रॉमिस जो है वो बेसिकली वायलेशन ऑफ इलेक्शन रूल्स है। यद्यपि अभी मॉडल स्टेट ऑफ इलेक्शन भी नहीं हुआ, अभी आचार संहिता लागू नहीं की गई, बट किस प्रकार से एंटाइज किया जाए जनता को, तो इस पे कोर्ट को संज्ञान भी लेना चाहिए सुओ मोटो। सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की महिलाओं से, माँ बहनों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, इस झुंझुने को जो आपने शब्द इस्तेमाल किया लॉलीपॉप को, कि तब देखने से पहले वो पंजाब की महिलाओं से पूछ लें कि क्या उनको जो प्रॉमिस किया गया था पर मंथ वो पैसा मिला कि नहीं मिला। जब वहां नहीं मिला तो यहां कैसे मिलेगा? सर सरकारी खजाना 7,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है। अगले 1-2 महीने में दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने का पैसा नहीं है दिल्ली सरकार के पास। वहां पर 2,000 करोड़ का बजट एलोकेट कर दिया गया है महिलाओं के लिए, 222 करोड़ वो जो संविदा के कर्मचारी हैं डीटीसी के, उनके लिए कर दिया गया है। ये पैसा आएगा कहां से? आम आदमी पार्टी अपने खजाने से तो देगी नहीं, दिल्ली का टैक्स पेयर ही देगा ना। और चमकेगा क्या? अरविंद केजरीवाल की राजनीति चमकेगी। दिल्ली में पिछले 10 सालों से वाइड स्प्रेड अनरेस्ट है जनता के बीच में, गवर्नेंस को लेकर कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे, और इस प्रकार की जो रेवड़ियां बांटी गई उसकी बजाय अब जनता को समझ आने लगा है कि बड़े लेवल पे जो काम किया जाना चाहिए था। जैसे हम जाते हैं तो लोगों से बातचीत करते हैं, हम कहते हैं कि पर फैमिली यदि जॉब एक भी दे दी जाती, एक जॉब भी मिल जाती, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इवन प्राइवेट जॉब्स भी सेल पे है, प्राइवेट जॉब्स, जबकि दिल्ली में प्राइवेट जॉब्स की कमी नहीं है, तो एक सेंसिटिव गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके अच्छा जॉब क्रिएशन एंड जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सकती थी दिल्ली के सिटीजन्स के लिए, दिल्ली के वोटर्स की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन उन्होंने उस पर इंटरवीन नहीं किया, लेकिन उसको आउटसोर्स किया ताकि जनता का भले ही जनता के इसमें एक्सप्लॉयटेशन हो। जैसा मैंने कहा कि प्राइवेट जॉब्स के लिए भी उनको कमीशन देना पड़ा, पैसे देने पड़े। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, उनको बताते हैं कि पर फैमिली मान लीजिए एक जॉब भी दिलवा देते ही दिल्ली गवर्नमेंट, तो आपको जो थोड़ी बहुत पैसा जो आपका बच रहा है ये बिजली पानी में, उससे बेहतर आपको बड़े पक्ष मिलते, आप खुद उतने पैसों से इजीली अपने बिल्स पे करने के बाद भी पैसा बचा सकते थे। तो जब ये बात समझाते हैं लोगों को तो ये समझ आती है। इसलिए लोग अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के इस डिजाइन को देख चुके हैं और समझ चुके हैं कि किस प्रकार से धोखाधड़ी से इन्होंने यहाँ पे जनता के बीच राज किया, और इस वक्त पूरा मन बना चुके हैं इनको हटाने का। सर ताज्जुब तो मुझे इस बात का होता है कि अरविंद केजरीवाल आजकल बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि कुछ करने को तो है नहीं, कैसे पब्लिक के साथ कनेक्ट करें, कैसे उनका चेहरा हेडलाइंस में नजर आए, इसकी पूरी कोशिश हो रही है। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक ही राग अलाप है, दिल्ली में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं, बड़ी लचर कानून व्यवस्था है, अमित शाह से नहीं संभलती तो हमें बताएं, वगैरह वगैरह। ये वही केजरीवाल है जो 2011, 12, 13 में शीला दीक्षित को कोसते थे दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर। तो आज की तारीख में ये आतिशी मार्लेना को क्यों नहीं कोसते? क्या उस वक्त अरविंद केजरीवाल को नहीं पता था कि दिल्ली की पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अंडर आती है? तब तो यूपीए की सरकार थी, तब उन्होंने शीला दीक्षित को किस तरह से टारगेट किया। क्या दिल्ली वालों को ऐसी कमजोर सीएम चाहिए? जबकि मैं तो ये मानती हूँ कि वो बहुत पावरफुल सीएम थी, 3 बार लगातार दिल्ली जैसे राज्य में वो मुख्यमंत्री रही। उनको कैसे, किस तरह के आरोप लगाते थे? और आज अमित शाह जी ऐसी कानून व्यवस्था नहीं चला पा रहे हैं, उनके पीछे पड़े हुए। अरे अब अपनी सीएम को भी तो पूछें, क्या वो कमजोर सीएम है? इसको जो आपने कहा, इसको इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कहते हैं। यही एग्जैक्टली केजरीवाल ने किया। जो एग्जांपल आपने दिया
जब उनको पता था कि दिल्ली की पुलिस व्यवस्था दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, बिल्कुल। तब उन्होंने ये बात पे ध्यान नहीं दिलवाया। और उस वक़्त कोई भी छोटा-मोटा कोई असॉल्ट भी हो जाता था, तो उसके लिए शीला दीक्षित को ये ज़िम्मेदार ठहराते थे। बिल्कुल। और उसके बाद बिल्कुल उस पे उन्होंने उससे मुँह फेर लिया अपनी ज़िम्मेदारियों से। जबकि मैं ये मानता हूँ कि यदि अरविंद केजरीवाल सिंसियर होते, तो वो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करते। बिल्कुल। अल्टीमेटली जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, उन पर भी दबाव होता है कि जनता के काम किए जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो निकम्मापंथी है उनकी, और मैं तो ये कहूंगा कि निकम्मापंथी के अलावा ये काम कर भी नहीं सकते। ही इज इनकॉम्पिटेंट टू इवन परफॉर्म द टास्क्स। गवर्नेंस उनको आती भी नहीं है और इनकी मंशा भी नहीं थी। प्लस इन्होंने करप्शन के माध्यम से टिकटें बेच बेच के इलेक्शंस में इन्होंने अपना कॉफिन, अपना खजाना भरा है। और इसी की वजह से ही इस वक्त यहाँ पे जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है कि सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, उसका ये सबसे गंदा एग्जाम्पल इस वक्त साबित हो चुके हैं दिल्ली में। क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए थे, कहा यह गया था कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज डिलीवर नहीं कर पाएंगी, हम नई व्यवस्था लेके आएंगे, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मॉडल करेंगे। इसलिए दिल्ली के लोग अक्सर ये कहते हैं कि केजरीवाल ने जो विश्वासघात किया हमारे साथ, जो इन्होंने पॉलिटिक्स को गंदा किया, पॉल्यूट किया, और सच्चाई की राजनीति से किस प्रकार से भटकाव पैदा किया, तो इसलिए लोग इस पे ज्यादा शंकित है इस वक्त कि जब आप ठीक बातें करते हैं तो उनको लगता है कि शायद अच्छी पॉलिटिक्स की नहीं जा सकती। इसलिए मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी लोगों के लिए पॉलिटिक्स की राह को कठिन बना दिया। सर, कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन उसमें खुद गिर जाता है। यही अरविंद केजरीवाल 2012-13 में शीला दीक्षित के नाम पर एक मोटी सी फाइल अपने साथ लेकर घूमते थे कि इसमें तो उनके घोटालों का जिक्र है, सत्ता में आते उन्हें जेल भेज दूंगा। और देखिए 10 साल के बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतनी मोटी फाइल बन चुकी है घोटालों की, भ्रष्टाचार की, और वो सीएम दोबारा बनेंगे। ये सबको पता है कि वो सीएम बन भी नहीं सकते अगर उनकी सरकार भी आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर जो सख्त शर्तें लगाई हैं जमानत के वक्त में, उनका पालन तब तक करना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को जब तक कि ट्रायल कोर्ट में शराब घोटाले पर फैसला नहीं आ जाता। लेकिन इतना है कि भ्रष्टाचार की जो फाइल, झूठी फाइल वो शीला दीक्षित के खिलाफ लेकर घूमते थे, आज सच्ची फाइल उनके खिलाफ खड़ी है और चार्जशीट दायर हो चुकी है शराब घोटाले में। सर, कभी भी ट्रायल कोर्ट का मामला शुरू हो जाएगा तो अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग टर्न पिछले 2-3 दिन में डेवलप हुआ है। जी। जैसा आपने कहा, अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित पे आरोप लगाया कि क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड की चेयरपर्सन भी थी वो उस वक्त, तो ये आरोप लगातार लगाए कि दिल्ली में जो भी दिल्ली जल बोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे कि टैंकर माफिया, उसके लिए शीला दीक्षित लगातार जिम्मेदार है। और हम गवर्नमेंट बनाते, यानी कि आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट बनाते ही उसको इन्वेस्टिगेट करेगी और दंडित करेगी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ, जो फाइल बनी उसका क्या हुआ पिछले 10 सालों में? तो यानी कि सर, कपिल मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ही वाले थे ना, जब उनको हटा दिया गया था जल मंत्री के पद से, तो वो वही सब कुछ तो बताने वाले थे मीडिया को, लेकिन केजरीवाल नहीं चाहते थे कि वो पब्लिक डोमेन में आए, तो बात रही की रही रह गई। बल्कि छुपाया इस अपराध को, इस करप्शन को शीला दीक्षित के इन्होंने प्रोटेक्ट किया। अब देखिए ना, कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को नई दिल्ली विधानसभा से टिकट दिया। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए बैटिंग कर रहे हैं, कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी। दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट ईच अदर, क्योंकि चोर चोर मुसेरे भाई होते हैं। सर, इंडी गठबंधन में साथ साथ है, यहाँ पर आमने सामने है, हरियाणा में आमने सामने, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता इंडी गठबंधन है क्या। लोकसभा चुनाव हुए तो नई दिल्ली लोकसभा से राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल के लिए वोट किया, यानी कि उनकी पार्टी के लिए वोट किया। बताइए। अब संदीप दीक्षित जी कहते हैं कि केजरीवाल फ्लॉप है। हाँ। जब ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो आपके दर्शकों को जाके उनके चेहरे पे अम्यूजमेंट आ जाएगी, हंसी आ जाएगी उनके चेहरे पे कि उस दिन जब ईडी ने गिरफ्तार किया भ्रष्ट केजरीवाल को, तो अजय माकन जी, संदीप दीक्षित जी अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंच गए
सिंपैथी दिखाने एंड सपोर्ट करने। आप ये देखिए कि किस लेवल तक इनके आपस में हाथ मिले हुए। सर, मैं जो ट्रेडिशनल पार्टियां उनको किनारे रखकर अरविंद केजरीवाल के बारे में इसलिए बात करती हूँ क्योंकि ये अन्ना आंदोलन से निकले थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। हम बदलाव की राजनीति करने के लिए आ रहे हैं, लोकपाल लाने के लिए आ रहे हैं, ये सारे दावे करके आए थे ना कि भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति होगी। मैंने फलाने के नाम का अनशन रखा था, शरद पवार के ऊपर आरोप थे, स्विस बैंक के खातों के अकाउंट इनके पास थे, क्या क्या नहीं था सर। 30-30 लोगों की लिस्ट जारी की थी, किसी भी हाल में संसद में नहीं पहुंचने चाहिए। ये 2014 की लिस्ट थी ना, 2014 में 30 जनवरी को जारी की थी अरविंद केजरीवाल ने, जिसमें सबसे ऊपर राहुल गांधी का नाम था, शरद पवार का नाम था। ये किसी भी हाल में संसद नहीं जाने चाहिए, बहुत करप्ट है। आज देखिए अरविंद केजरीवाल खुद कहां खड़े हैं, पता नहीं वो किस मुंह से बड़ी बड़ी बातें करते हैं और झूठ बोलते हैं, और उनको याद भी नहीं रहता है सर कि उन्होंने पिछले कल क्या कहा था। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि सारी सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। अब तो दूध का दूध पानी का पानी साफ हो ही जाएगा। दिल्ली वालों को रेवड़ियां भी बांट दी हैं, ऑटो वालों को भी रेवड़ियां बांट दी हैं, लेकिन परीक्षा इस बार दिल्ली वालों की है सर कि उनको रेवड़ियां चाहिए या सच में स्वच्छ राजनीति चाहिए जहां पर उनकी भलाई के लिए फैसले लिए जाएं। यहां तो पैसा खर्च करते अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, रेवड़ियां बांट बांट कर उनको लग रहा है कि वो सत्ता पर बने रहेंगे, लेकिन काठ की हांडी सर बार बार नहीं चढ़ती है। इस बार तो ऐसा लग रहा है पूरी तरह से जल फूक जाएगी, तब कहीं जाके पता भी नहीं चलेगा ये काठ की हांडी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की राह बहुत मुश्किल है, बड़ी जगह से उनको चुनौती मिल रही है। आप भी चुनौती देने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं, आपकी पार्टी के कैंडिडेट भी हर जगह खड़े हो रहे हैं, और चूंकि आप अन्ना के आंदोलन से आते हैं, पहले वाली आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल रास्ता होने वाला है। सर, आपने समय निकाला, विस्तार से इस विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक्स संजू जी।